आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके कहा है कि मैं उनके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके दिखाऊं। तो हर एक क्वेश्चन पेपर के कई सारे सेट्स होते हैं आईएमओ में, और सारे के सारे सेट्स को यहाँ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को रिव्यूज किया है फॉर क्लास 7th, और उनमें से जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा था कि इस साल भी दोबारा पूछे जा सकते हैं, उन्हें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आने लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से वो है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज गिवन बिलो। अब यहाँ पर आप कुछ नंबर्स देख रहे हो 12, 13, 18, 19, 24, 25 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो हमको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर बताना है। ठीक है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन सारे नंबर्स के बीच में एक रिलेशन है, राइट। 12 में अगर आप +1 कर दो तो 13 हो जाता है। ठीक है, 13 और 18 में 5 का डिफरेंस है, यानी 13 में अगर आप +5 कर दो तो 18 हो जाता है। अगेन आप 18 में +1 करो तो 19 हो जाता है। 19 में +5 करेंगे तो 24 हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक बार +1 देन +5 देन +1 देन +5, सो अगेन +1, सो 24 बिकेम 25। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, 25 में 5 ऐड करेंगे क्योंकि यही हम सीरीज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 + 5 इज 30, नेक्स्ट नंबर इज 30, so 30 is in option B, so option B is the correct answer. Second question is, a bag contains 5 blue gems, 8 red gems and 2 green gems. A gem is drawn at random. What is the probability of getting a blue gem? ओके, तो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है क्लास 7th में बहुत लाइट आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बहुत बेसिक्स हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप देखोगे तो। अभी क्या है कि एक कंटेनर है जिसमें 3 कलर्स की बॉल्स रखी हुई हैं, और आपको उसमें सपोज कीजिए कि एक बॉल रेंडमली उठानी है। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप जब उठाओगे तो ब्लू बॉल ही आए, सॉरी ब्लू जेम ही आए। ओके, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो उस कंटेनर में कितने जेम्स हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ जेम्स, टोटल जेम्स इन द कंटेनर कितने हैं, 5 ब्लू, 8 रेड एंड 2 ग्रीन। कितने हो गए टोटल, 15 जेम्स, राइट। अब 15 जेम्स में से ब्लू जेम आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 5 कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लू जेम्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू जेम आने की, 5/15। 15 में से 5, 15 में से 5 ब्लू, तो कोई भी ब्लू जेम आ सकती है। ठीक है, 5 में से कोई भी ब्लू जेम आ सकती है, तो हम उसे लिखेंगे 5/15, राइट। तो 5/15 को हम शॉर्ट में सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो इट इज 1/3। 1/3 इज इन ऑप्शन ए। See, option A is the correct answer. So third question is based on the relationship. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी कभी आता है, आप जब प्रैक्टिस करते रहते हो तो योर ममा इज द बेस्ट टीचर। आप उनसे जाके पूछो, उनसे अच्छे रिलेशंस आपको कोई नहीं समझा सकता। ठीक, तो ये इस तरह के जो रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, हम लिखते जाते हैं। जैसे जैसे हमें जो जो चीजें इसमें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जो जो नाम हमको पता चलते हैं और रिलेशन पता चलता है, वो हम लिखते जाते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन देखो, दीपांशु इज फादर इन लॉ ऑफ आन्या। ठीक है, सो एक आन्या नाम की लड़की है जिसके फादर इन लॉ है। फादर इन लॉ को मैं यहाँ FIL लिख रही हूँ, फादर इन लॉ कौन है, दीपांशु। ठीक, एंड आन्या हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ नितिन। जो आन्या है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, सिस्टर इन लॉ है किसकी, नितिन की। ठीक है, सविता इज मदर ऑफ जीतू हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ नितिन। यानी नितिन का एक भाई है जीतू, इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रदर्स का रिलेशन है। जीतू और नितिन ये दोनों भाई है, ओनली ब्रदर मतलब एक ही भाई है, जीतू का एक ही भाई है नितिन, और नितिन का एक ही भाई है जीतू। सो हाउ इज आन्या रिलेटेड टू जीतू,
अब देखो यहाँ पे बोला है कि सविता इज मदर ऑफ जीतू। अगर वो जीतू की मदर है और नितिन और जीतू दोनों आपस में भाई हैं तो डेफिनेटली वो नितिन की भी मदर है, यानी जो सविता है वो दोनों की मदर है, राइट। और जो है वो नितिन की सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, यानी कि जीतू से उनका क्या रिलेशन हुआ, जीतू से अन्या का क्या रिलेशन हुआ, वाइफ हुई, राइट। सिस्टर इन लॉ मतलब हम हिंदी में जो बोलते हैं भाभी हो सकती है, या फिर अगर आपके घर में कोई सिस्टर है तो उनके साइड के हो सकते हैं, बट यहाँ पर ओनली ब्रदर लिखा है, यानी उनकी कोई सिस्टर नहीं है। तो जीतू के साथ जो अन्या का रिलेशन है वो वाइफ का रिलेशन है, तभी जो वो वाइफ है अन्या है वो नितिन की भाभी हुई, यानी सिस्टर इन लॉ हुई। ओके, सो जीतू और अन्या में क्या रिलेशन है, वाइफ का, एंड वाइफ इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एरिया से रिलेटेड। तो एक सर्कल है विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। अ राइट एंगल ट्राइंगल AOB इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहाँ पे देखो शेडेड पार्ट का एरिया आपको निकालना है। अब यहाँ पर अगर आप सर्कल का पूरा एरिया निकाल लो, ये जो पूरा सर्कल बना है इसका एरिया निकाल लो, और इस एरिया में से ये ट्राइंगल का जो एरिया है इसको माइनस कर देंगे, तो बाकी बचे हुए पार्ट का एरिया हमको मिल जाएगा जो शेडेड पार्ट है। ओके, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट आप देख रहे हो इसका एरिया हमको मिल जाएगा अगर हम ट्राइंगल को हटा देंगे इसमें से, तो सर्कल में से, राइट। तो अब हम ट्राइंगल को कैसे हटाएंगे, सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैथ सॉल्व करते समय फॉर्मूलाज याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इसी स्टेप पर ही अटक जाओगे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो बस आप यहीं पर ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी, इसके आगे आप जा ही नहीं पाओगे, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, आर हमको कितना दिया हुआ है, रेडियस हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25, सो 25 इंटू पाई। तो अभी हम इसको पाई को पाई ही रहने देते हैं, बाद में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हो, तो वो हम बाद में रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने एक निकाल लिया है, सपोज करो इसको हम नंबर 1 नाम दे देते हैं, हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब देखो ध्यान से, है AOB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी 5 है क्योंकि ये भी एक रेडियस है, सेंटर से पास हो रही है, राइट। तो ये भी एक रेडियस है, तो ये जहां पर एंगल बनता है उसको, एंगल को बनाने वाली दोनों लाइंस होती हैं, या तो आप किसी को भी बेस मान लो या किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, लेकिन यहाँ तो दोनों ही 5 है, ठीक है। तो बेस भी 5 है और हाइट भी 5 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 25/2, ठीक है। अब देखो हम शेडेड पार्ट का एरिया निकालते हैं। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया हमने कितना निकाला था 25 पाई, तो 25 इंटू 22/7। अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ये जो हमने निकाला है ट्राइंगल का एरिया 25/2, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो नंबर्स हैं इनमें से 25 कॉमन है, बाहर ले लेंगे 25, ब्रैकेट में क्या बचेगा 22/7 माइनस यहाँ पर बचेगा 1/2, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 एंड दिस इज LCM इज 14, 7 और 2 का LCM होगा 14, ये हो जाएगा 44 एंड दिस इज 7, सो 25 इंटू 37, 44 माइनस 7 इज 37 डिवाइडेड बाय 14, 24 इंटू 37 करेंगे, सो वी गॉट 925 डिवाइडेड बाय 14। जब आप इसको 14 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन 66:1/14। आप डिवाइड करके देख लेना, विच इज इन ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so fifth question is the number of students in a school increased by 8% annually. If there are 71,280 students in the school, then how many students were there last year? Okay, हर साल 8% जो students हैं वो बढ़ जाते हैं। तो suppose करो कि number of students last year थे X. Okay,
लास्ट ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर x। ओके, अब हमको क्या पता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर उसमें 8% और बढ़ जाते हैं, किसके? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे उसका 8% आप ओरिजिनल वैल्यू में ऐड कर दो तो आपको नया नंबर मिल जाता है। नया नंबर क्या है? 71,280। ओके, ये करंट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो लास्ट ईयर के अगर x स्टूडेंट्स में से 8% आप और ऐड कर दोगे ऑफ x तो आपको 71,280 मिल जाएगा। बस अब हमको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। 8% का क्या मतलब हुआ? 8/100। परसेंट का मतलब 8/100 इंटू x इक्वल्स टू 71280। परसेंटेज और डेसिमल दोनों का वीडियो आपको क्लास 7th के लिए मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है, कोई भी डिफिकल्टी आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आती है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 100 LCM। ओके, सो 100 plus 100x plus 8x equals to 71280. Right, so this is 108x upon 100 equals to 71280. राइट, अब x इक्वल्स टू सारी वैल्यूज को उस तरफ ले जाएंगे, 71280, 100 ऊपर चला जाएगा एंड 108 नीचे आ जाएगा। राइट, और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट x इक्वल्स टू 66,000। यानी लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो थे 66,000 और उसमें 8% इंक्रीज होने से हमारे पास नई वैल्यू आ गई इस साल 71,280। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so next question is find the additive inverse of the number obtained by subtracting -9 from the additive inverse of -23। additive inverse क्या होता है आपको पता है? किसी भी नंबर का additive inverse होता है जो उस नंबर में ऐड करने पर उस नंबर को 0 बना दे। राइट, जैसे 23 का additive inverse है -23, तो -23 का additive inverse क्या होगा? क्योंकि हमको पहले -23 का additive inverse निकालना है 23, क्योंकि जब आप 23 -23 करोगे तो वो 0 हो जाएगा और यही होती है एडिटिव आइडेंटिटी। राइट, आपने पढ़ा होगा। तो -23 है एडिटिव इनवर्स ऑफ 23, हमको यही लेना है। अब हमको क्या करना है? इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है -9। सब्ट्रैक्शन का तो साइन आएगा ही आएगा, प्लस ब्रैकेट में आएगा -9। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला है कि -9 को सब्ट्रैक्ट करना है 23 के इनवर्स में से। तो 23 का -23 का एडिटिव इनवर्स है 23 और उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है -9 को। ओके, तो दो माइनस के साइन यहाँ पर हो गए, माइनस माइनस प्लस, सो 23 + 9 विच इज 32। ओके, अब हमको उस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है जो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद आया है। तो पूरी प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 32 आया है और 32 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -32। राइट, सो -32 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So seventh question is, if 30 shirts were bought for ₹9,000 and out of those 10 shirts were sold for ₹3,500, then find the profit or loss percent in the whole transaction। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 30 शर्ट्स की जो कॉस्ट प्राइस है, 30 शर्ट्स की कॉस्ट प्राइस जो है वो है 9,000। राइट, तो 1 शर्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? हम पहले सिंगल का ही निकालेंगे, तभी हम आगे ये डिसाइड कर पाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। राइट, तो 1 शर्ट की कितनी हुई? 9,000 डिवाइडेड बाय 30। 9,000 डिवाइडेड बाय 30, 0 कट, 3 3 9। सो 1 शर्ट की कॉस्ट कितनी हुई? 300 रुपीज। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस। राइट, अब इसमें से 10 शर्ट्स उसने सेल कर दी एट द प्राइस ऑफ ₹3,500। 10 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस अभी उसने सेल कर दिया है। सो 10 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस कितनी है? 3,500। राइट, सो 1 शर्ट की कितनी होगी? 3,500 डिवाइडेड बाय 10, 350। ठीक है, अब 350 क्या है हमारे पास? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शर्ट। अभी देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 शर्ट है 300 और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शर्ट है 350।
तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन इट इज अ क्लियर प्रॉफिट, राइट। तो अब हमको निकालना है प्रॉफिट का परसेंट, तो हम सिंगल एक शर्ट पर ही निकाल लेंगे, राइट। तो हमें पता चल जाएगा ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, क्योंकि हमने एक शर्ट के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम वैसे ही परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 350 माइनस 300, 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। एंड प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट कितना है 50, कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 300, एक शर्ट के लिए निकाल रहे हैं हम, इसीलिए एक ही शर्ट का प्राइस लेंगे, इनटू 100, 100 3 सा 300, और 3 से इसको 50 को कट करेंगे, सो वी विल गेट 16:2/3, पूरा कट नहीं होगा, दिस विल गेट 16:2/3, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा 2 एंड आंसर विल बी 16, सो वी कैन राइट इन द मिक्स फ्रैक्शन 16:2/3% प्रॉफिट नॉट लॉस। तो ये कहां पर है, ये है हमारा ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is 4 times the lowest marks plus 6. The highest score is 65. From the equation, which will calculate the lowest marks represented by m. Okay, तो lowest mark को यहाँ पर represent किया है m से, and what they have said कि जो highest marks हैं वो lowest marks के 4 times हैं, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ लोएस्ट मार्क्स, 4m, राइट, 4m प्लस 6, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4m + 6 इक्वल्स टू 65 इक्वल्स टू हाईएस्ट मार्क्स। ओके, यही क्वेश्चन में बोला है, तो ये इक्वेशन कहां पर है, दिस इक्वेशन इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। So next question is which of the following options hold? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये हमको बताना है। तो स्टेटमेंट 1 है कि 24 इज डिविजिबल बाय 4, यस इट्स ट्रू, 24 इज डिविजिबल बाय 4 by 6 times, and the factors of 4 that is 0, 1, 2, 4, 8 also divide 24, ठीक है, करेक्ट है। 4 के जितने भी फैक्टर हैं वो भी 24 को डिवाइड करते हैं, अगर 24 4 से डिविजिबल है तो 4 के फैक्टर्स भी डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पर 24 है, फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जांपल लेते हैं, 24 4 से डिविजिबल है 6 टाइम, राइट। तो 24 जो 4 के मल्टीपल्स हैं, अब 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, देखो 4 के मल्टीपल्स क्या है, 8, 12, 16, 20, 24, तो क्या ये सारे मल्टीपल्स से डिवाइड होगा 24? 8 से डिवाइड है, यस, 12 से है, यस, 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नो, 20 से, नो, 24 से, yes. So this statement is not always true. So statement 1 is true but statement 2 is false. तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी में, जिसमें लिखा हुआ है कि statement 1 is true and statement 2 is false. So option 2 is the correct answer. 10th question is in the given figure, geometry का क्वेश्चन है, angle AOB equals to twice of angle BOC. Angle AOE is thrice of BOC. Angle EOD is 4 times of angle BOC. Angle DOC is 5 times of angle BOC. अब देखो यहाँ पर सारे जो इक्वल्स टू में नंबर्स दिए हुए हैं वो BOC के रिस्पेक्ट में ही हमको दिए हुए हैं, ठीक है, सारे जो एंगल्स हैं वो BOC के रिस्पेक्ट में हमको दिए हुए हैं, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल AOB 2 times प्लस 3 times ऑफ एंगल BOC, इसका हमको सम फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले तो एंगल BOC और एंगल AOB निकालना पड़ेगा, तभी हम इसमें रख पाएंगे और वैल्यू निकाल पाएंगे, राइट। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो चाहे ये एंगल हो, ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, सारे मिलके कितना बनाएंगे 360 डिग्री, ठीक है। तो AOC
AOB AOE प्लस AOD प्लस DOC, ये सारे के सारे एंगल्स मिलकर बनाएंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE इज 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो BOC को छोड़कर, ये वाले एंगल को छोड़कर, इन सब की जो वैल्यू है क्वेश्चन में आपको BOC के रिस्पेक्ट में दी हुई है। ठीक है, तो हम सबकी जगह पर अलग अलग जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू दी हुई है वो रख लेंगे। ठीक, AOB की जगह पे दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ BOC, BOC ये वाला एज इट इज रहेगा। COD की जगह पर हमको दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ BOC, COD या DOC आप कुछ भी बोल सकते हो, बीच में जो आता है उसकी वैल्यू होती है वो एक्चुअली एंगल होता है। ठीक है, जो मिडिल नंबर होता है, मिडिल अल्फाबेट होता है, वो एंगल होता है। आजू बाजू का सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो। DOE की क्या वैल्यू दी हुई है हमको, DOE या EOD, उसकी वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ BOC और AOE की वैल्यू है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ BOC, राइट, और टोटल है 316 सबका। ठीक है, कितनी बार हो गया, देखो BOC कितनी बार हो गया, 2 + 1 + 5 + 4 + 3, सारे मिलाकर हो जाएगा हमारे पास 15 एंगल BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो BOC इक्वल्स टू, एंगल BOC इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 15 विच इज 24 डिग्री। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक BOC की वैल्यू तो आ गई है, अब हमको निकालना है AOB की। AOB की कहां से निकलेगी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में से, क्योंकि इसमें दिया हुआ है क्लियर हमको दिया हुआ है ना, AOB इक्वल्स टू, एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BOC, और BOC हमने कितना निकाला 24, सो ट्वाइस ऑफ 24 इज 48 डिग्री। ठीक है, तो 24 आ गया हमारे पास BOC और AOB आ गया 48। तो अब हम रख देंगे इसमें जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में सॉल्व करने को, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ AOB इज 48 प्लस थ्राइस ऑफ BOC इज 24। सॉल्व कर लो, ट्वाइस ऑफ 48 का डबल हो जाएगा 96, थ्राइस ऑफ 24 3 × 72। Okay, 96 plus 72 is 168 and 168 degree is in option C. So option C is the correct answer. Okay, so the HCF and LCM of, तीन यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट है ये वाला 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 5 into 11, हम नोट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर है 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 5 into 11। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारे फैक्टर्स निकाले हुए हैं किसी नंबर के, और हमको यहाँ पे वो फैक्टर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं, हमको नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड नंबर के फैक्टर्स हैं 2 to the power 4, 3 to the power 4, 5 to the power 2 into 7, और थर्ड नंबर हमारे पास है 2 to the power 5 into 3 to the power 3 into 5 to the power 3 into 7 to the power 2 into 11। ठीक, अब देखो हम HCF कैसे निकालते हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में हो। तो 2 to the power 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अगर हम 2 to the power 5 लेंगे तो वो तो सिर्फ इसमें है, 2 to the power 4 लेंगे तो वो तो सिर्फ इसमें है, लेकिन तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में क्या कॉमन है, 2 to the power 3 कॉमन है। ठीक, 3 to the power 2 कॉमन है, क्योंकि 3 to the power लीस्ट है, तो हम वही लेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हम 3 to the power 3 या 3 to the power 4 इन दोनों में से कोई लेते हैं तो वो फर्स्ट में इंक्लूड नहीं है। ठीक, अब देखो थर्ड वन क्या है, 5 सिंगल 5, क्योंकि 5 to the power 1 को ही हम ले सकते हैं जो सब में है। 5 to the power 2 जो है वो थर्ड वाले फैक्टर में है, लेकिन फर्स्ट में नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लेंगे 5। तो ये हमारे पास निकल आया है हमारा HCF 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 5। ऑप्शन में देखो कहाँ है, 2 to the power 3, 3 to the power 2 into 5। दो जगह है ऑप्शन में, ऑप्शन A में भी है और ऑप्शन C में भी है। ठीक है, तो अब ऑप्शन B और D तो कैंसिल हो गए, क्योंकि वो तो अब नहीं है आंसर। तो A और C में से कौन सा आंसर है वो हम देखेंगे। LCM निकालना पड़ेगा इसके लिए हमको अब। तो LCM कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जो कॉमन है प्लस जो बचे हुए हैं उनको भी हम LCM में लेते हैं।
ठीक है, कोई भी दो नंबर्स का जब हम एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो उन दोनों के बीच में कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, आपको आता है एलसीएम निकालना और नहीं आता है तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो एलसीएम इसका कैसे निकलेगा, देखो 2 टू दी, इसमें हाईएस्ट जो वैल्यू रहेगी वो 2 टू दी पावर 5 इज हाईएस्ट, 3 टू दी पावर 3 इज हाईएस्ट, 3 टू दी पावर 4 इज हाईएस्ट, 5 टू दी पावर 3 इज हाईएस्ट, 7 को भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि जो कॉमन नहीं है उनको भी हम एलसीएम में लेते हैं, प्लस इंटू 11। सो ये है हमारा एलसीएम और ये है हमारे पास ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप हमेशा याद रखो एचसीएफ में नाम जरूर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें छोटे नंबर लेते हैं, जो कॉमन होते हैं तीनों में वही लेते हैं। और एलसीएम का नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका आंसर हमेशा बड़ा आता है, एचसीएफ का आंसर हमेशा ही छोटा आता है। ठीक है, तो थोड़ा अपोजिट होता है, इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बट उसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। फॉर द टाइम बीइंग सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है विथ हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 9x माइनस 5 अपॉन 8 इक्वल्स टू में है 16x माइनस 3 अपॉन 16। राइट, सो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 4 2 ज़ा 8 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे 7x प्लस 3 को, तो 4 2 ज़ा 8 and 2 into 7 is 14x and 2 into 3 is 6 plus 9x minus 5 और इक्वल्स टू में यहाँ पर ये सेम वैल्यू है। ठीक, 14 प्लस 9x वाली वैल्यूज को साथ में सॉल्व करते हैं तो 14x प्लस 9x is 23x and 6 minus 5 is 1 और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, विच इज 6 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 16x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16। देखो डिनोमिनेटर यहाँ से कट हो सकता है, 2 टाइम्स 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और फिर उसके बाद हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 23x प्लस 1 में और यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एज इट इज रहेगा 16x माइनस 3। Okay, this will be 46x plus 2 equals to 16x minus 3। x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, विदाउट x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। So this is 46x minus 16x, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, minus 3 minus 2, right? So this is 30x equals to minus 5. So x equals to minus 5 upon 30, which is nothing but minus 1 upon 6. 5 1 is 5, 5 6 the 30. So minus 1 upon 6 in option D. So what percentage of given figure is shaded? This question is from fraction और परसेंट कुछ मिक्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। शेडेड पार्ट का हमको परसेंटेज निकालना है। शेडेड पार्ट का परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर हेक्सागॉन्स बने हुए हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, तो इनको हम पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इनको काउंट करते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. So total is 25. शेडेड पार्ट काउंट कर लेते हैं। शेडेड पार्ट जो है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 नंबर ऑफ पार्ट्स हैं शेडेड एंड 25 हैं टोटल। ठीक है, तो अब हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का तो कैसे निकालेंगे, 25 में से 10 पार्ट शेडेड हैं और परसेंट निकालने के लिए इनटू 100, राइट? 25 1 25, 25 4 100 and 10 4 40. So 40% which is in option C. So option C is the correct answer. Very simple question. So how many meaningful 3-letter words can be formed with the letters U, T and B using each letter only once in each word? U, T और B से कितने meaningful words आप बना सकते हो? Words को हमको repeat नहीं करना है, एक word में एक जो letter है या alphabet है वो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो BUT से एक तो बट बनता है, दूसरा टब भी बन सकता है
बट यू से स्टार्ट होके तो कोई वर्ड नहीं बनता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मेरे नॉलेज में या इसका आंसर 2 होना चाहिए। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसकी कोई आंसर की मेरे पास नहीं थी, तो मैं कहीं से भी इसे चेक नहीं किया है, मैंने खुद इन्हें सॉल्व किया है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज इन माय नॉलेज। अगर आपको पता है इससे बेटर है, कुछ और वर्ड बन सकता है, कोई और आंसर है, तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So 15th question is, a number is 68% of the other number. If the sum of these two numbers is 84% of 500, then what is the bigger number? अब हमको इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले एक वेरिएबल मानना पड़ता है। लेट वन नंबर, दो नंबर्स का सम है ना, उसमें से एक नंबर मान लो कि x है। लेट वन नंबर इज x, तो अदर नंबर कौन सा हुआ, सेकेंड नंबर क्या हुआ हमारे पास, 68% ऑफ x, यही हमको क्वेश्चन में दिया है। एक अगर x है तो दूसरा उसका 68% है, और इन दोनों का सम यानी कि x प्लस 68% ऑफ x, इन दोनों का सम जो है वो है 84% ऑफ 500 के बराबर, 84% ऑफ 500। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा 68/100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 84/100 इंटू 500, राइट। तो ये 100 500 को 5 टाइम्स कट हो जाएगा, एंड 84 इंटू 5 इज 420। ओके, इस तरफ हम क्या करेंगे, इस तरफ हम एलसीएम ले लेंगे 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 68x, तो ये हो जाएगा 168x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 420। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 100 वहां चला जाएगा, सो इट विल बी 420 इंटू एक्स, और 168 जो है वो नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी 168। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 250 विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको बताना है कि बिगर नंबर कौन सा है। ठीक है, ये हमने जो x की वैल्यू निकाली है ये एक नंबर है। ठीक, एक नंबर है यहाँ पर x जो है ये हमने वैल्यू निकाली है 250। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या है, 68% ऑफ x, यानी 68% ऑफ 250। तो दूसरा नंबर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 68/100 इंटू 250। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 170। ओके, विच इज द स्मॉलर नंबर, बट हमको क्या बताना है, बिगर नंबर। सो बिगर नंबर इज 250, सो 250 इज द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन बी। Next question is, a candidate must get 33% marks to pass. He gets 220 marks and fails by 11 marks. What is the maximum number of marks? अब देखो उसको 220 मार्क्स आए हैं टोटल। ठीक है, उसको आए हैं 220 मार्क्स, लेकिन वो फेल हो गया है। कितने मार्क्स से फेल हो गया है, 11 मार्क्स से। ठीक है, 11 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर उसको 11 नंबर्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, यानी कि 220 में अगर उसको 11 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता है। 231 अगर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक, तो अब हम यहां पर मान लेते हैं कि लेट मैक्सिमम मार्क्स आर x, मैक्सिमम मार्क्स आर x। ठीक है, एक हमने वेरिएबल मान लिया है। सो 33% ऑफ x, 33% ऑफ x का जो पासिंग मार्क्स है 33 ऑफ x के, वो कितने हैं, 231। ठीक है, जो कि उसको नहीं आए, वो फेल हो गया क्योंकि उसको 11 मार्क्स कम आए। पर हमने करके देख लिया ऐड कि 11 मार्क्स ऐड करने के बाद जो उसका टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 231, यानी कि अगर उसको मिनिमम 33% आ जाते, 231 मार्क्स उसको आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक, यानी कि अगर जो भी हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो भी मैक्सिमम मार्क्स हैं, उनको अगर हम x मान लें तो उसका 33% 231 होता है। ये हमको अभी पता चल गया। ठीक है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 33/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 231। सो x इक्वल्स टू 231 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33। 33 की टेबल में 231 आता है 7 टाइम्स, and 7 into 100 is 700. 700 marks total, which is in option D. So option D is the correct answer. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से देखना। अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप।
सो 17th क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको p टू द पावर 4 q टू द पावर 4 इस तरह से एक इक्वेशन दी हुई है और उसमें हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आप राइट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पर इसका कोई पावर नहीं है, k है, तो इस k की वैल्यू हमको निकालनी है विद दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो p टू द पावर 4 q टू द पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p q टू द पावर 4 और उसकी पावर टोटल की पावर 1/2, राइट, वी कैन राइट दिस। ऐसे ही हम सेकंड में लिख सकते हैं पी क्यू की पावर 24 और टोटल की पावर 1/6 इंटू पी क्यू की पावर 12 और टोटल की पावर 1/3 और यहां पर पी क्यू की पावर के है ही हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहां से ये पावर्स जो साथ में होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आपको पता है। सो 4 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स कट, ये हो जाएगा 4 टाइम्स कट एंड 3 4 12, ये भी कट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेस सबके सेम है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की पावर 2 + 4 + 4 और इक्वल्स टू में है पी क्यू की पावर के। कैन वी राइट दिस, है ना। अब ये भी देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू की पावर 4 + 4 + 2 इज 10 इक्वल्स टू पी क्यू की पावर के। अब इधर भी बेस सेम है, सो पावर्स भी सेम होंगी। सो k इक्वल्स टू 10 विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो 18th क्वेश्चन इज, सुकुल वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। तो जो हमको क्वेश्चन में बोला है वो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सो हमको थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो ठीक है, प्लीज ड्राइंग पे मत जाना, बस हम अपने समझने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये स्कूल है, ये सुकुल है और सुकुल इज गोइंग टू 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, अब वो टर्न हो जाएगी राइट, जब वो इस तरफ को चलेगी तो उसका राइट इस तरफ को आएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर्स वो यहाँ पर चली, देन अगेन शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टू रीच हर होम। फिर से उसने राइट टर्न किया इस तरफ एंड 1 किलोमीटर के बाद उसका घर आ गया। तो अब हमको बताना है कि वो स्कूल से कितनी दूर है। अब देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, डॉटेड लाइन से इसको हम डिनोट कर रहे हैं और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दें, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, इट इज लाइक अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। तो अब उसके घर से स्कूल कितना दूर बचा है ये हमको पता करना है। तो कितना है, देखो यहाँ पे यहाँ तक 1 किलोमीटर पे उसका घर आ गया और इस तरफ है 5 किलोमीटर, तो 5 - 1 यानी कि ये बाकी बचा हुआ कितना है, 4 किलोमीटर, राइट। इस तरफ 3 है तो ये भी 3 किलोमीटर है, पैरेलल डिस्टेंस है ना, यहां से 3 किलोमीटर है तो यहां से भी 3 किलोमीटर है स्कूल। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये 4 जो डॉटेड लाइन वाला 4 है, ये 4 और ये 3 ऐड कर देना है तो वो वापस स्कूल पहुंच जाएगी। 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर है उसका घर स्कूल से, विच इज इन ऑप्शन सी। सो 19th क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेट्स और यू कैन से वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि ये जो वेन डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये सबसे ज्यादा किस चीज को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से जो ये जो चारों ऑप्शंस है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट सुटेबल है। ठीक, तो हम पहले ऑप्शंस देखते हैं, एनिमल्स, एलिफेंट्स एंड वोल्व्स। ठीक है, तो अगर ये वाला अगर ये सर्कल जो है वो एनिमल है तो ये सर्कल है एलिफेंट और ये सर्कल है वोल्फ। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिफेंट एनिमल्स हैं, कुछ वोल्फ एनिमल्स हैं और बाकी भी तो एनिमल ही है भाई, क्योंकि वोल्फ्स और एलिफेंट्स वो एनिमल्स ही तो होते हैं। तो ये अगर जो फर्स्ट वाला है इसका आप वेन डायग्राम बनाओ तो वो इस तरह से होना चाहिए कि इसके अंदर ही होने चाहिए दोनों सर्कल। एलिफेंट एनिमल्स ही होते हैं, श्योर है, वोल्फ्स भी एनिमल्स ही होते हैं, वो भी श्योर है। तो इस तरह का वेन डायग्राम जो है वो ए के लिए नहीं है, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड इज ग्रेजुएट्स, टीचर्स, ह्यूमन बींग्स। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें पहले ह्यूमन बींग होना चाहिए फिर उसके बाद ग्रेजुएट और टीचर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं, ब्रिक्स, हाउसेस एंड ब्रिजेस। अब देखो अगर ये वाला बड़ा सर्कल ब्रिक्स को डिनोट करता है, दिस इज हाउस एंड दिस इज ब्रिज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ हाउसेस जो हैं वो ब्रिक्स से बनते हैं, कुछ ब्रिजेस जो है वो ब्रिक्स से बनते हैं, लेकिन कुछ हाउसेस किसी और मटेरियल से भी बन सकते हैं।
राइट, स्टील से बन सकते हैं, सीमेंट से बन सकते हैं, राइट, इसी तरह ब्रिजेस भी किसी और मटेरियल से बन सकते हैं. सो दिस वेन डायग्राम इज लुकिंग सुटेबल फॉर द ऑप्शन सी. लेकिन हम एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं. ऑप्शन डी में देखो व्हीकल्स के अंदर बसेस हैं और कार्स हैं. ये बिल्कुल ऑप्शन ए की तरह हो गया, क्योंकि बस और कार दोनों ही व्हीकल्स हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती. तो जो ये सर्कल है ये बाहर होना ही नहीं चाहिए फॉर द ऑप्शन डी. वो इस तरह से होना चाहिए कि एक व्हीकल्स है, उसी के अंदर बसेस हैं, उसके अंदर कार्स हैं. Right, so option C is best suitable for this Venn diagram, so it is the correct answer. So the next question is find the mean of first 7 odd natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? 1, 2, 3 से लेकर infinity तक natural numbers होते हैं. तो हमको इसमें से निकालना है 7 odd numbers, वो भी first sequence में आने वाले. तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13 हो गए 7 numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 नंबर्स हो गए हैं ऑड. ठीक है, अब हमको इसका मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. राइट, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो सबका सम निकाल लेंगे. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं? 7. हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि टोटल 7 ऑड नंबर्स हैं. इन सब का टोटल आप करोगे तो आएगा 49 डिवाइडेड बाय 7. 7 7 = 49. सो मीन इज 7 विच इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So the last question for this video is if we interchange divide with plus, minus with multiply in each of the following options, then which of the following options becomes correct. आपको इंटरचेंज करना है, जहां डिवाइड लिखा है उसकी जगह पे प्लस लिखना है, प्लस की जगह पे डिवाइड लिखना है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की जगह पे मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई की जगह पे सब्ट्रैक्शन करना है. तो इसमें आपके पास नो अदर शॉर्ट ट्रिक, आपको इसमें रखकर ही देखना पड़ेगा, ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले ए ऑप्शन को हम सॉल्व करके देखते हैं. देखो अगर 4 - 2 है तो 4 × 2 हो जाएगा. डिवाइड की जगह पे +12 और प्लस की जगह पे डिवाइड 6 और इंटू की जगह पे -2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 2 is 8 and +6 is 2 - 2. So +2 - 2 is 0, so 8, but it is 7. So this option is wrong. B देखते हैं, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज 4 × माइनस है तो इंटू हो जाएगा 4 × 6 प्लस है तो डिवाइड 3 + 5 - 7, क्योंकि इंटू है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब देखो 4 × 3 2 = 6. बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे. बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे. 3 2 = 6 + 5 - 7. 4 2 = 8 + 5 - 7. So this will be 6, which is coming 8. So this is also wrong. So let's move on to option C. So option C में रख के देखते हैं. 4 + 3 divided by 3 into 5 minus 6. Okay, so 4 plus 3 divided by 3 is 1. Okay, 1 into 5 minus 6. So this will be 4 plus 5 minus 6, which is 3. 6 minus 5 is -1. 4 minus 1 is 3. So यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. So option C is the correct answer. जो ये सारी वैल्यूज को सारे ऑपरेशंस को इंटरचेंज करने के बाद भी उसकी वैल्यू 3 आ रही है, विच इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है. वी गॉट अवर आंसर. ओके, सो दिस वाज माय वीडियो फॉर क्लास 7th. पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, प्रैक्टिस बहुत सारा कीजिए क्योंकि ओलंपियाड जस्ट आने ही वाला है. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. कीप प्रैक्टिसिंग. टेक केयर. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.